चलिए एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की पूरी प्रक्रिया को परत दर परत हमारे सामने रखती है। ये कहानी एक बहुत ही मामूली से झगड़े से शुरू होती है, लेकिन हमें ये दिखाती है कि कैसे वो झगड़ा एक गंभीर आपराधिक मामले में तब्दील हो जाता है। तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, कालूराम और परशुराम। दोनों किसान हैं और उनकी दुनिया अपने खेतों और उनकी सीमाओं के आसपास ही घूमती है, और यही से जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर उनके बीच विवाद की शुरुआत होती है। लेकिन जो एक मामूली सी असहमति लग रही थी, उसने एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले लिया। और ये हमें दिखाता है कि कैसे एक दीवानी मामला, मतलब दो लोगों के बीच का एक निजी विवाद, एक फौजदारी मामला बन सकता है, जिसे पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ और इसने एक आपराधिक मोड़ कैसे ले लिया। देखिए, हुआ ये कि 3 साल तक परशुराम बहुत धीरे धीरे और चुपके से अपने खेत की मेड़ को खिसकाता रहा। वो थोड़ा थोड़ा करके कालूराम की जमीन पर कब्जा कर रहा था। ये एक ऐसा काम था जिस पर शायद किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन इसके नतीजे बहुत गंभीर होने वाले थे। और फिर एक दिन कालूराम को इस बात का पता चल ही गया कि उसकी जमीन चोरी हो रही है। अब इस धोखे से उसे गुस्सा तो आया और उसने कानून का इंतजार करने के बजाय मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। और बस यहीं पर सारी कहानी बदल जाती है। अगली सुबह दोनों के बीच जोरदार बहस होती है जो मारपीट में बदल जाती है। परशुराम के हमले से कालूराम को काफी गंभीर चोटें आती हैं। हिंसा का ये एक काम इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब देखिए, जैसे ही हिंसा हुई, ये मामला अब सिर्फ 2 लोगों के बीच का नहीं रहा। अब इसमें सरकार यानी स्टेट शामिल हो जाता है और यहीं से कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और इसका सबसे पहला कदम है एफआईआर। अब कालू के परिवार ने बिल्कुल सही कदम उठाए, जो एक मजबूत केस के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो उन्होंने कालू की चोटों के लिए तुरंत मेडिकल हेल्प ली, जो सबूत के तौर पर बहुत जरूरी है। फिर वे पास के पुलिस स्टेशन गए और एक प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करवाई। तो ये एफआईआर आखिर है क्या? देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस की ये नींव होती है। ये पुलिस के पास दर्ज की गई अपराध की पहली ऑफिशियल रिपोर्ट है, और इसी एक डॉक्यूमेंट से औपचारिक तौर पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी आपराधिक जांच शुरू होती है। और हाँ, एफआईआर दर्ज कराते वक्त अपने अधिकारों को जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करा सकता है और आपको उसकी एक कॉपी मुफ्त में पाने का पूरा अधिकार है। अगर कोई पुलिस अधिकारी मना करता है तो आप उससे ऊंचे पद के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो एफआईआर तो दर्ज हो गई, अब कानून अपना काम करना शुरू करता है और कहानी का फोकस अब आ जाता है आरोपी पर, यानी परशुराम पर। एफआईआर के आधार पर पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। वो गवाहों के बयान लेती है, मेडिकल रिपोर्ट जैसे सबूत इकट्ठा करती है, और इन शुरुआती सबूतों के आधार पर ही परशुराम को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही जरूरी संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ जहां पुलिस का कर्तव्य है कि वो जांच करें और सबूत अदालत में पेश करें, वहीं दूसरी तरफ आरोपी के भी अपने अधिकार हैं, जैसे कि उसे गिरफ्तारी की वजह जानने का हक है और वो अपना अपराध सिर्फ एक मजिस्ट्रेट के सामने ही कबूल कर सकता है। गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं कि सजा तुरंत मिल गई। परशुराम के पास जमानत यानी बेल का एक विकल्प था। ये हमारे न्याय सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि किसी को भी दोषी साबित होने से पहले लंबे समय तक जेल में ना रहना पड़े। तो परशुराम को अपनी अस्थायी आजादी के लिए अपनी 8 एकड़ जमीन को गारंटी के तौर पे देना पड़ता है। ये जमानत तो है, लेकिन इसके साथ एक बहुत सख्त शर्त भी जुड़ी है कि जब भी अदालत बुलाएगी, उसे सुनवाई के लिए पेश होना ही होगा। अब जमानत तो मिल गई, इसके बाद मामला अदालत पहुंचता है और यहीं से शुरू होती है न्याय की एक लंबी और सच कहें तो काफी जटिल यात्रा। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कानूनी सफर कितना लंबा और थका देने वाला हो सकता है। मामला निचली अदालत से शुरू होता है, फिर जाता है सेशन कोर्ट और आखिरकार हाई कोर्ट तक पहुंचता है, और इस सब में कई साल लग जाते हैं। तो हुआ ये कि निचली अदालत में करीब 1 साल तक केस चला और फिर मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया। परशुराम को दोषी पाया गया और उसे 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। अब सालों तक अदालतों के चक्कर काटने के बाद परशुराम को आखिरकार अपने केस का सबसे बड़ा सबक मिलता है, और वो है दीवानी और फौजदारी कानून के बीच का फर्क।
हार कर और पूरी तरह से हताश होकर परशुराम अपने वकील से एक सवाल पूछता है, जिससे उसकी पूरी गलतफहमी सामने आ जाती है। वो पूछता है, क्या मैं कालू को कुछ पैसे देकर ये मामला सुलझा सकता हूँ? तब उसका वकील उसे समझाता है दीवानी और फौजदारी मामलों के बीच का ये बड़ा अंतर। देखिए, जमीन का जो झगड़ा था वो एक दीवानी यानी सिविल मामला था। वो दो लोगों के बीच का विवाद था जिसे शायद मुआवजा देकर सुलझाया जा सकता था। लेकिन मारपीट करना, हमला करना एक फौजदारी यानी क्रिमिनल मामला है, जिसे समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है और इसकी सजा या तो जुर्माना होती है या फिर जेल। तो पूरी कहानी का सार यही है, जैसे ही परशुराम ने हाथ उठाया, जैसे ही उसने हिंसा का इस्तेमाल किया, ये मामला अब सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रहा। अब ये केस बन गया परशुराम बनाम स्टेट। और इसीलिए अब पैसे से समझौता करना या माफी मांग लेना कोई विकल्प बचा ही नहीं था। जैसा कि हमने देखा, परशुराम का केस हाई कोर्ट तक गया था, लेकिन भारतीय न्याय प्रणाली में अपील के लिए एक और सबसे ऊंची अदालत भी है, जो है देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो कालूराम और परशुराम की ये कहानी हमें भारतीय न्याय प्रणाली के उस रास्ते को दिखाती है जो बना तो एक सिस्टम से है, लेकिन अक्सर बहुत लंबा होता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया हमेशा न्याय की गारंटी देती है, या ये सिर्फ एक लंबा और थका देने वाला रास्ता है? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।